बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले कंडक्टेंस देखेंगे, उसके बाद सोलबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ब्रिटलनेस देखेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन हम देख लेंगे, कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन देख लेंगे। तो बात शुरू करते हैं कंडक्टेंस से। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो क्या ख्याल है, आयनिक सॉलिड कंडक्टर होते हैं? भाई होते भी या नहीं भी होते? कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते? तो अगर आप इन्हें सॉलिड फॉर्म में देखें या अगर आप इन्हें लिक्विड फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में देखें, पानी में हल करने के बाद, तो सॉलिड फॉर्म में ये नॉन कंडक्टर होंगे क्योंकि इनके आयन अपनी मखसूस जगह पे फिक्स होते हैं। लेकिन यही आयनिक सॉलिड लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों कंडक्टर बन जाते हैं? क्योंकि इनके जो आयन्स हैं ये मोबाइल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, आयन्स फ्री हो जाते हैं। लिहाजा इनकी कंडक्टेंस लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में फ्री आयन्स की वजह से है। इलेक्ट्रॉन का कोई अमल दखल नहीं है आयनिक सॉलिड की कंडक्टेंस में, ये आयन्स की वजह से कंडक्टर होते हैं। तो कभी पूछा जाए कि आयनिक सॉलिड कंडक्टर हैं या नहीं हैं, आपने कहना है आयनिक सॉलिड नॉन कंडक्टर हैं, क्योंकि सॉलिड का लफ्ज़ आएगा ना, सॉलिड का जिक्र आएगा। लेकिन कभी पूछा जाए आयनिक सॉलिड इन लिक्विड स्टेट और इन सोल्यूशन स्टेट दे आर, फिर आप कहेंगे दे आर कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री आयन्स। ये कंडक्टर होते हैं फ्री आयन्स की वजह से। कोवलेंट सॉलिड के बारे में क्या ख्याल है, कंडक्टर होते हैं या नहीं? तो भी इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, नहीं में भी, क्योंकि कोवलेंट सॉलिड भी दो किस्म के होते हैं। या तो होंगे जॉइंट, इसमें बेस्ट एग्जांपल है डायमंड की, या होंगे लेयर्ड, इसमें बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट की। तो अगर वो जॉइंट हैं तो फिर तो वो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं होते, बिल्कुल ही नॉन कंडक्टर हैं। लेकिन अगर वो लेयर्ड हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन, तो सिर्फ एक डायरेक्शन में वो कंडक्टर हो जाएंगे और दूसरी डायरेक्शन में वो कंडक्टर नहीं होंगे। पैरेलल टू लेयर्स, इस डायरेक्शन में जो लेयर्स के पैरेलल है, और इस डायरेक्शन में वो बिल्कुल भी कंडक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर टू द लेयर नहीं है, पैरेलल टू द लेयर वो हैं। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसमें जवाब हाँ में भी आ सकता है, नहीं में भी। आयनिक सॉलिड कंडक्टर नहीं होते सॉलिड फॉर्म में, वही कंडक्टर हो जाते हैं लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म में। कोवलेंट सॉलिड कंडक्टर नहीं होते अगर वो जॉइंट हैं, और वही कंडक्टर हो जाते हैं अगर वो लेयर्ड की फॉर्म में हैं, और पैरेलल टू लेयर एक डायरेक्शन में कंडक्टर हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू लेयर दूसरी डायरेक्शन में कंडक्टर नहीं होंगे। अब आ जाएं जी मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये दो किस्म के होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, या तो पोलर होते हैं या ये नॉन पोलर होते हैं। मिसाल के तौर पे आइस है आपके पास शुगर है। नॉन पोलर में आपके पास आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड है ड्राई आइस की शक्ल में सॉलिड फॉर्म में, तो नॉन पोलर होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो आइस है, मैं आपको इसकी मिसाल से समझा देता हूँ। आइस वाटर से बनता है ना, तो वाटर का ये फार्मूला है, आइस का भी ये फार्मूला है। ये फ़र्ज़ करें जी आइस बन गया और वाटर के ऐसे बेशुमार मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए। ठीक है? तो मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर H और O के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। भाई कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से स्टूडेंट क्या समझ लेते हैं ये कोवलेंट सॉलिड है? ऐसा नहीं है भाई, आपने मॉलिक्यूल के बाहर फोर्स को देखना है। ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं
इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं देखना, मॉलिक्यूल के दरमियान देखना है। तो इनके मॉलिक्यूल के दरमियान कौन सी फोर्स होंगी भाई, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल या लंदन फोर्सेस, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। ऐसे शुगर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसे आयोडीन के दरमियान, ऐसे सल्फर के दरमियान, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस बना है उसके दरमियान। तो खैर मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मैंने आपको बता दिया, आपने मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स को देखना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड अमूमन नॉन कंडक्टर हुआ करते हैं, तो ये नॉन कंडक्टर है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो, नॉन कंडक्टर होंगे। इसके बाद ये मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड आप सारे जानते हैं मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं, तो मेटल का तो मुकाबला ही नहीं है किसी और के साथ, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कॉपर जो है आप इसकी वायर्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है कॉपर की वायर्स में कर रही है, कॉपर मेटल है, ठीक हो गया। तो मेटेलिक सॉलिड बहुत अच्छे कंडक्टर। अब आ जाए सोलबिलिटी, कौन से कंपाउंड हल होंगे पानी में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में, कौन से नहीं होंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड पे चार्जेस होते हैं, दे आर सोलुबल इन वाटर, पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं, क्योंकि वो कानून वही है लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे में हल होता है। आयनिक कंपाउंड क्योंकि पोलर होते हैं उन पे चार्जेस होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड अगर वो जॉइंट हैं तो किसी सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे, चाहे पोलर हो वाटर, चाहे नॉन पोलर ईथर बेंजीन वगैरह। लेकिन अगर वो लेयर्ड हैं तो यही बात, लेयर्ड वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे, पानी में हल नहीं होंगे लेकिन नॉन पोलर में हल हो जाएंगे, ठीक हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये किस में हल होंगे भाई, अगर पोलर हैं तो पोलर में हल हो जाएंगे, अगर नॉन पोलर हैं तो अपने जैसे नॉन पोलर में हल हो जाएंगे। यहाँ भी वही कानून आ गया लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब कि शुगर पानी में हल हो जाएगी पोलर है, आयोडीन या सल्फर वगैरह ईथर में हल हो जाएंगे, ये CCl4 में हल हो जाएंगे, ये बेंजीन में हल हो जाएंगे। मेटेलिक सॉलिड हल नहीं हुआ करते, ना ही पोलर में ना ही नॉन पोलर में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आयनिक सॉलिड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट सॉलिड चाहे जॉइंट हो चाहे लेयर्ड हो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर सॉलिड दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका भी हाई, इनका भी हाई, इनका लो, और मेटल का भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन तमाम का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अलावा। ब्रिटलनेस आसानी से टूटने की सलाहियत, आयनिक सॉलिड हाईली ब्रिटल होते हैं, कोवलेंट सॉलिड ब्रिटल नहीं होते, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये ब्रिटल होते हैं अमूमन, और मेटेलिक सॉलिड ये ब्रिटल नहीं होते। लेकिन यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, मेटेलिक सॉलिड में एक खूबी है जो किसी और में नहीं है, मेलिएबल एंड डक्टाइल, ब्रिटल तो नहीं होते लेकिन ये मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। इन्हें आप खींच के इनकी वायर्स बना सकते हैं और इन्हें आप प्रेस करके इन पे फोर्स लगा के इनकी शीट बना सकते हैं, ये फ्रैक्चर नहीं होते। डायरेक्शन, आयनिक कंपाउंड होते हैं नॉन डायरेक्शनल, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शन नहीं देखते कहाँ से अटैच होना है। सोडियम के पास जब तक जगह है क्लोराइड हर डायरेक्शन से उसके साथ अटैच होता जाएगा, और क्लोराइड के पास जब तक जगह है सोडियम हर डायरेक्शन से उससे अटैच होता जाएगा। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड हैं ये डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मतलब कार्बन 4 डायरेक्शन बता देता है, 4 ऑर्बिटल बना लेता है ऐसे करके। तो कार्बन ने 4 डायरेक्शन बता दी और दूसरे एटम को बता दिया कि आप यहाँ से आएंगे तो मैं आपको वेलकम करूँगा। कोई हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, कार्बन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। कोई हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, कोई यहाँ से कार्बन बॉन्ड बना लेगा। अगर कोई हाइड्रोजन यहाँ से आ गया इसके पास, अब वो लाख मिन्नतें कर ले कार्बन उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा,
ठीक है, इसे कहते हैं डायरेक्शनल। खास सीमत में बॉन्ड बनता है, इसके अलावा बॉन्ड नहीं बनता। ये क्या थे, नॉन डायरेक्शनल, जब तक जगह है बॉन्ड बना लेंगे। इसमें जगह भी है लेकिन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल। और यहीं से मैं आपको एक और वर्ड सिखा देता हूँ, रिजिड। रिजिड से मुराद ये अपने फैसलों के पक्के हैं। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से आके लाख मिन्नतें कर ले, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, तो जो डायरेक्शनल होंगे वो रिजिड होंगे, मतलब खास सीमत में बनाया, इसके अलावा नहीं बनाया। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल थे, ये नॉन रिजिड हैं, मतलब कि ये अपने असूलों के पक्के नहीं है। क्लोराइड यहाँ से भी आ रहा है, अगर सोडियम के पास जगह है तो उसे वेलकम करेगा, इसे बोलेंगे नॉन रिजिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड आप किसी की डायरेक्शन होती है, किसी की नहीं हो सकती, तो आप कोई पैटर्न असाइन नहीं कर सकते, नो पैटर्न। मतलब कि किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डायरेक्शनल हो जाएगा, किसी में लंदन फोर्सिस है तो नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड चूँकि आपने स्फेरिकल बॉल से समझा है, जब तक ये बॉल के इर्द गिर्द जगह है ये अटैच होते जाएंगे, तो इनमें भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये भी नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जब तक जगह है ये अटैच होते जाएंगे, नॉन डायरेक्शनल। ठीक हो गया। तो कोवलेंट कंपाउंड की इसी डायरेक्शन की वजह से इनमें आइसोमेरिज्म का अमल होता है, इनके आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन आयनिक कंपाउंड के या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के ऐसे आइसोमर्स नहीं होते, और कोवलेंट कंपाउंड की डायरेक्शन की वजह से इनके आइसोमर्स होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं, और यहाँ पे जो सॉलिड हमने डिस्कस किए थे उनके बारे में लिखा है। पहली प्रॉपर्टी है इनसोल्युबल एंड कंडक्टर। हमने देखना है इनसोल्युबल कौन सा है और कंडक्टर भी होना चाहिए। तो जब भी आप इनसोल्युबल का वर्ड देखें, ऑब्वियसली ये वाटर का जिक्र हो रहा है, इनसोल्युबल इन वाटर। वाटर अगर मेंशन ना हो तब भी वाटर का ही जिक्र हो रहा होता है। तो पानी में कौन सा हल नहीं होता? आयनिक सॉलिड तो पानी में हल हो जाते हैं, कोवलेंट सॉलिड पानी में हल नहीं होते। इनसोल्युबल तो कोवलेंट होते हैं, लेकिन कंडक्टर, कोवलेंट सॉलिड कंडक्टर नहीं होते। हाँ, एक स्पेशल केस है लेयर्ड वाले, वो भी एक डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन, तो स्पेशल केस एक्सेप्शन है। इसके अलावा आपने यही कहना है कि जो कोवलेंट सॉलिड हैं ये कंडक्टर नहीं होते, तो एक्सेप्शनल केस तो मेंशन किया जाएगा, अदरवाइज कोवलेंट सॉलिड नॉन कंडक्टर। तो कोवलेंट सॉलिड भी नहीं आ सकता कंडक्टर में। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं। एक ही बचा है मेटेलिक सॉलिड, ये पानी में हल नहीं भी होते और ये कंडक्टर भी होते हैं, तो इसका बन गया मेटेलिक। ब्रिटल, अब ब्रिटल कौन से होते हैं? आयनिक होंगे या मॉलिक्यूलर होंगे। और नॉन कंडक्टर, भाई आयनिक जो हैं ये नॉन कंडक्टर भी होते हैं और मॉलिक्यूलर भी नॉन कंडक्टर होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं, तो ये दोनों बन सकते हैं। सोलुबल एंड नॉन कंडक्टर, पानी में हल कौन सा होता है? आयनिक हो सकता है और नॉन कंडक्टर भी होता है, तो ये आयनिक सॉलिड बन गया। और कोई हो सकता है? कोवलेंट तो पानी में हल नहीं होते, मॉलिक्यूलर पानी में हल हो जाते हैं कोई कोई, और जो पोलर होंगे और नॉन कंडक्टर भी होते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑप्शन भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी ऑप्शन गिवन है। दोनों हैं तो फिर बहुत हो जाएगा। और मेटेलिक सोलुबल नहीं होते। दो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके होते हैं मॉलिक्यूलर के। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो लो बस मॉलिक्यूलर के हैं और वो नॉन कंडक्टर भी होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्टर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के होते हैं, वही मेटल्स ही कंडक्टर होती हैं। मेटल्स बन गया। नॉन कंडक्टर एंड एटॉमिक सॉलिड, तो एटॉमिक सॉलिड तो होते हैं कोवलेंट वाले, तो नॉन कंडक्टर भी होते हैं, तो ये बन गया जी कोवलेंट। स्टूडेंट शुरू करते हैं फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा, और इंटर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बाहर। ठीक है, मॉलिक्यूलर तो आपको मॉलिक्यूल समझ आ जाएगा, इंट्रा अंदर, इंटर बाहर। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ चुके, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। आपने पढ़ा आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की से कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और मेटेलिक बॉन्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनती हैं।
इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बाहर होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बनती। फिर ये किसकी वजह से बनती हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनमें दो टाइप्स हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिन्हें लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी केमिकल में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस डायरेक्ट होती हैं उस केमिकल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के। जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन के, जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा उतनी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा। उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन के, जितनी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा उतनी ही हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा। इन तमाम को मजमूई तौर पर बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज के डायरेक्ट होती हैं। ठीक हो गया। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस को। मैंने आपको निशानी क्या बताई, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल के बाहर हुआ करेंगी और ये चार्जेस की वजह से होती हैं, साइज की वजह से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती। अब आप देखें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। पहली निशानी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमेशा पोलर प्लस पोलर कंपाउंड के दरमियान बना करेंगी, चाहे वो एक जैसे हो चाहे वो डिफरेंट हो। आप इनका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या किसी भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस का ये इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस से मुआवजा नहीं कर सकते। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं इंट्रामॉलिकुलर फोर्सेस के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर मैंने कहा HCl के दरमियान में फोर्सेस बनाता हूँ, तो HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो HCl बन गया एक डाईपोल। डाई मीन्स दो, पोल मीन चार्जेस। दूसरा HCl भी बन गया एक डाईपोल और तीसरा HCl भी बन गया एक डाईपोल। अब एक बर्तन में ऐसे हजारों HCl के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो क्या एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अपनी जानिब खींचेगा? नहीं, लाजमी तौर पर एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अपनी जानिब खींचेगा। तो जब ये अपनी जानिब खींचेगा तो इनमें एक फोर्स बन जाएगी ना। तो ये एक मॉलिक्यूल था HCl का, ये दूसरा मॉलिक्यूल था HCl का और ये तीसरा मॉलिक्यूल था HCl का। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स बनी है, मॉलिक्यूल के अंदर नहीं, मॉलिक्यूल के बाहर। यही मैंने कहा था इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस बाहर बनती हैं, ठीक है। अंदर तो ये है कोवलेंट बॉन्ड। तो असल में फोर्स किसके दरमियान बनी? एक डाईपोल और दूसरे डाईपोल के दरमियान, एक डाईपोल और दूसरे डाईपोल के दरमियान। इसीलिए इन्हें कहा जाता है डाईपोल डाईपोल फोर्सेस, क्योंकि डाईपोल के दरमियान बनती हैं। अब मैं आपको अपनी बात की वजाहत करता हूँ जो मैंने पहले कही कि भाई ये 1% होती है कोवलेंट बॉन्ड का। ये HCl के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी ताकत 100 है तो इसकी ताकत डाईपोल डाईपोल फोर्सेस की कितनी बनेगी? जस्ट 1। ये 1% होती हैं, ठीक हो गया। ये बहुत कमज़ोर फोर्सेस होती हैं, ये बनती रहती हैं टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं टूटती रहती हैं, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं। डाईपोल डाईपोल फोर्सेस किन केमिकल में बना करेंगी? तो भी इसकी बहुत आसान सी निशानी है, पोलर और पोलर के दरमियान। अब पोलर कंपाउंड आप कैसे शनाख्त करेंगे? तो भाई जिस भी केमिकल में फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, कोई भी और हेलोजन आ जाए, क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई, या सल्फर आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि वो केमिकल नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए। नॉन सिमेट्रिकल, क्योंकि जो केमिकल सिमेट्रिकल होते हैं ना, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, नो डाउट इसमें ऑक्सीजन है लेकिन ये सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से एक जैसा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नो डाउट इसमें हेलोजन है लेकिन ये दोनों साइड से एक जैसा, ऊपर नीचे से एक जैसा। इसी वजह से ये कंपाउंड नॉन पोलर बन जाते हैं। मैंने आपको पोलर नॉन पोलर सिखाया था कोवलेंट बॉन्डिंग में। लिहाजा इनमें डाईपोल डाईपोल फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि डाईपोल डाईपोल फोर्सेस पोलर कंपाउंड में ऑपरेट होंगी, ठीक हो गया। तो भाई अब कौन से केमिकल में होंगी? अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। हेलोजन एसिड है, HCl है, HBr है, HF है, HI है। इन तमाम में डाईपोल डाईपोल फोर्सेस बनेंगी।
इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल्स हैं, अल्काइल हेलाइड हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनॉल है, अमाइनो एसिड हैं, मरकैप्टो ग्रुप है, एमाइड है, आप यूरिया बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इन तमाम में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। मतलब जिस केमिकल में ऑक्सीजन आ रहा है, हेलोजन आ रहा है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ रहा है, उन तमाम में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। नो डाउट किसी में कम होती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होती हैं। एक और बात, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ बाज़ केमिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। तो ये नहीं कि आप कहें कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एक साथ होती हैं। जिस केमिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उसमें लाजमी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी होती हैं। ठीक हो गया। तो ये मिक्सचर ऑफ फोर्सेस होता है केमिकल में, कई फोर्सेस एक साथ ऑपरेट कर रही होती हैं। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बना करेंगी अगर आपका एक केमिकल डाइपोल है और दूसरा केमिकल डाइपोल ना हो, नॉन पोलर हो। एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर, तो इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बना करेंगी, क्योंकि जो पोलर कंपाउंड है इस पे चार्जेस होते हैं और जो नॉन पोलर होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो जब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पास आते हैं तो जो पोलर का पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेता है, जिसकी वजह से पोलर तो पहले ही डाइपोल था, ये वाला भी डाइपोल बन जाता है बाद में। तो जो पहले डाइपोल था वो तो डाइपोल ही कहलाता है, जो बाद में धक्के से डाइपोल बन जाता है, फोर्स से, इसने इसे खींचने की वजह से बना दिया, तो ये डाइपोल था। ये बाद वाला इंड्यूस डाइपोल कहलाएगा, इंड्यूस डाइपोल। तो जब ये दोनों डाइपोल बन गए, इनके दरमियान जो फोर्स ऑपरेट होगी ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस या इसे डिबाय फोर्सेस कहा जाता है। डिबाय फोर्सेस। तो आप माइंड में रखिएगा, जब भी एक पोलर कंपाउंड एक नॉन पोलर कंपाउंड के साथ मिले, जैसे एसिड में हाइड्रोजन गैस डाल दें, HF में क्लोरीन गैस डाल दें, अमोनिया में हीलियम मिला दें, वाटर में क्लोरीन मिला दें, इनमें हमेशा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस ऑपरेट होंगी। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस या जिन्हें लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है, ये हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड में ऑपरेट होती हैं। मिसाल के तौर पर हम इसकी बेशुमार एग्जांपल बना सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन के साथ जो फोर्स बना रहा है, हीलियम गैस हीलियम के साथ जो फोर्स बना रही है, हाइड्रोकार्बन, मिसाल के तौर पर ये पेट्रोल है, तो पेट्रोल लिक्विड है। क्यों लिक्विड है भाई? इसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी है? इट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या लंदन फोर्स है भाई। क्यों? क्योंकि ये सारे नॉन पोलर हैं। आप बेंजीन की बेंजीन के साथ बना लें, आप बेंजीन की CCl4 के साथ बना लें, आप CCl4 की आपस में बना लें, ठीक हो गया। आप किसी भी नॉन पोलर को नॉन पोलर के साथ मिला दें, ये इनमें हमेशा लंदन फोर्सेस ऑपरेट होंगी। लंदन फोर्सेस डिपेंड करती हैं साइज पर। जिस केमिकल का साइज ज़्यादा उसमें लंदन फोर्सेस ज़्यादा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप देख लें भाई, हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो आयोडीन का साइज लार्ज, आयोडीन के मॉलिक्यूल में लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, यही वजह है कि आयोडीन सॉलिड है। फ्लोरीन का साइज स्मॉल, यही वजह फ्लोरीन गैस है, और ये ब्रोमीन यही वजह है कि लिक्विड है। ठीक हो गया। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं भी, हाइड्रोकार्बन में C2H6 इथेन ये गैस है, C6H14 ये लिक्विड है, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वो ट्रेंड सॉलिड की जानिब चेंज हो जाएगा। भाई क्यों? ये गैस क्यों है, ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका साइज छोटा है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है इसके मॉलिक्यूल में, क्यों? इसका साइज बड़ा है। तो लंदन फोर्सेस साइज पे डिपेंड करती है, और साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम पर। जिसमें एटम कम होंगे उसका साइज कम, जिसमें एटम ज़्यादा उसका साइज ज़्यादा। मिसाल के तौर पर
इसमें 8 एटम है, इसका साइज कम है, लंदन फोर्सेस कम है। इसमें 20 एटम है, इसका साइज बड़ा है, इसमें लंदन फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक हो गया। ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस नो डाउट इनका नाम है हमारे बुक में, लेकिन इनका एज सच कोई डेफिनेशन या जिक्र नहीं है। तो बस हम थोड़ा सा इसका आइडिया समझेंगे। आयन डाइपोल फोर्सेस किन दो केमिकल में ऑपरेट होती हैं, तो नाम से जाहिर है केटाइन या एनाइन। तो आयनी कंपाउंड में केटाइन या एनाइन होते हैं। जब आप आयनी कंपाउंड को पानी में हल कर देते हैं तो पानी एक डाइपोल है। तो अब पानी इन केटाइन या एनाइन के साथ जो फोर्स बनाता है, जिसे हाइड्रेशन भी बोलते हैं, वाटर की हाइड्रेशन, ये जो हाइड्रेशन की फोर्स है वाटर की किसी भी आयन के साथ, इसी को कहा जाता है आयन डाइपोल फोर्सेस। ठीक हो गया, चाहे वो केटाइन के साथ हो चाहे वो एनाइन के साथ हो। आयन डाइपोल फोर्स आम तौर पर आयन डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डाइपोल डाइपोल से। डाइपोल डाइपोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल से, और ये वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी लंदन फोर्सेस से। तो ये एक आम ट्रेंड है। स्टूडेंट आइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम वाटर की एग्जांपल से ही समझेंगे। वाटर चूँकि एक डाइपोल है और डाइपोल होने के नाते इसके ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, इसके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। तो अगर एक मज़ीद वाटर इसके पास आए इस साइड से या इस साइड से, तो जो वाटर पास आएगा इसका नेगेटिव दूसरे वाटर के पॉजिटिव को अपनी जानिब खींचेगा, या इसका नेगेटिव दूसरे वाटर के पॉजिटिव को अपनी जानिब खींचेगा। तो भाई ये नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स बनती है कौन सी होती है? डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो वाटर में डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, लेकिन हम कहते हैं वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फ़र्क क्या है? अभी तक तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ही बज़ाहिर नज़र आ रही है, लेकिन असल में ये जो हाइड्रोजन है ना दूसरे वाटर का, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस कदर स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन साथ होने की वजह से कि ये इस वाटर का लोन पेयर भी अपनी जानिब खींच लेता है। ठीक है, तो ना सिर्फ वाटर में डाइपोल डाइपोल फोर्स है, बल्कि एक वाटर के ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर भी यहाँ शेयर किया है, या इस वाले ऑक्सीजन ने यहाँ भी लोन पेयर शेयर किया है। तो आप जानते हैं जब भी कोई एटम लोन पेयर शेयर करे तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दो बॉन्डिंग के मिलने का नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ना सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्स बल्कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। नो डाउट ये 100% नहीं बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट, लेकिन किसी हद तक बन जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? डाइपोल डाइपोल प्लस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये दो फोर्सेस का नाम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लाजमी तौर पर ये 3 एटम का होना जरूरी है, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ 20 टाइम लेस है कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में, तो कोवलेंट बॉन्ड से अभी भी ये वीक होती है। अब हम समझेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन केमिकल में बन सकती है और किन में नहीं बन सकती। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन लाजमी इन्वॉल्व होगा, इसके बगैर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है उसकी दोनों साइड पे एटम होंगे, एक साइड पे कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, एक साइड पे डॉटेड हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। दोनों साइड पर मौजूद एटम आपने देखने हाइड्रोजन के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इसके अलावा कोई एटम आपको नजर आए उस केमिकल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। HF हम ये पढ़ते आए हैं कि भाई HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। भाई क्यों होती है? इसका H इसके F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, यहाँ पे बना लेता है। आप इस हाइड्रोजन को देखें, किसी हाइड्रोजन को पिक करें, उसके दोनों साइड पे आपने देखने कौन से एटम है? फ्लोरीन। यही मैंने आपको सिखाया ना, हाइड्रोजन के दोनों साइड में इन तीनों एटमों में से कोई होने चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भी HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी,
H2O, देखिए हाइड्रोजन को पिक करें, दोनों साइड पे क्या है, ऑक्सीजन। आप कहेंगे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब आ जाए जी मजीद एग्जांपल, मैं आपको सिखाता हूँ HCl की एग्जांपल। HCl, क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी या नहीं? तो आपने क्या करना है भाई, हाइड्रोजन को पिक करें, इसके दोनों साइड पे देखें क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, तो HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। आगे बात समझ। अब देखें मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास है जी अल्कोहल CH3 CH2OH। क्या अल्कोहल किसी दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? तो आप जानते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप देखें, किसी हाइड्रोजन को पिक करें जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है, दोनों साइड पे क्या है, ऑक्सीजन आ गया ना, तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आ जाए जी कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं अगर उनका साइज स्मॉल हो। देखिए इसे साबित करते हैं। आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिला के देखें, आपने देखा कि इस हाइड्रोजन को पिक किया, इसके दोनों साइड पे क्या है, ऑक्सीजन, लिहाजा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या एल्डिहाइड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या ईथर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या हाइड्रोकार्बन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? क्या हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? तो मैंने बहुत से क्वेश्चन बना लिए, वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। एल्डिहाइड को देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ये है जी एल्डिहाइड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। तो क्या एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? ये मैंने दूसरा एल्डिहाइड लिख दिया। तो क्या ख्याल है, एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, आपने इस हाइड्रोजन को देखना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। क्या इसके दोनों साइड पे इन तीनों एटमों में से कोई है? भी एक साइड पे तो ऑक्सीजन है, दूसरी साइड पे क्या है, दूसरी साइड पे कार्बन है। एल्डिहाइड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया, आपस में नहीं बनाएंगे, पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब देखते हैं क्या कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, ये है जी कीटोन। आप इसके ऑक्सीजन को किसी दूसरे कीटोन के हाइड्रोजन के साथ मिला के देख लें, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो आप देखें जिस हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, इसके दोनों साइड पे कौन से एटम है, एक साइड पे ऑक्सीजन है, हमारी बात ठीक होगी, लेकिन दूसरे साइड पे क्या है, कार्बन। कीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया। क्या एल्डिहाइड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? RC डबल बॉन्ड O, ऐसे बना देते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, वाटर HOH। आपने हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन को देखना है, दोनों साइड पे क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, यही वजह एल्डिहाइड वाटर में सोलुबल है। क्या कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? अभी बना लेते हैं, RC डबल बॉन्ड OR, आपने यहाँ पे लगाया वाटर HOH, इस हाइड्रोजन को देखा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, दोनों साइड पे क्या है, ऑक्सीजन। हाँ जी, कीटोन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्या ईथर, हमने ये सीख लिया, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। क्या ईथर ईथर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है? आप बनाएं जी ईथर, CH3O CH3, यही होता है ना ईथर, बीच में ऑक्सीजन। इसके ऑक्सीजन को दूसरे ईथर के हाइड्रोजन के साथ मिला के देख लें, क्या ये ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? भाई ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग
नहीं बना सकते, क्योंकि एक साइड पे ऑक्सीजन दूसरे साइड पे कार्बन, पॉसिबल नहीं है। दोनों साइड पे तीनों एटमों में से कोई होने चाहिए। तो ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। क्या ईथर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? तो अभी देख लेते हैं। ये मैंने लिखा हो ईथर का ऑक्सीजन और यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन अटैच करके देखते हैं। ये देखें वाटर का हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, दोनों साइड पे क्या आ गया ऑक्सीजन। जी हाँ, ईथर पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं अगर उनका मास स्मॉल हो। तो आपने ये बुक में सेकंड ईयर के पढ़ा है कि ईथर कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग देमसेल्व्स बट दे कैन फॉर्म अ वेरी स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। तो पानी के साथ इनकी थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक चीजें जा रही हैं। क्या हाइड्रोकार्बन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? ये है मीथेन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी दूसरा हाइड्रोकार्बन, मीथेन ही लिख देते हैं आसानी के लिए। CH4 के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या नहीं? भाई हाइड्रोजन को देखें, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है भाई इसके साथ तो दूसरे साइड का ऑक्सीजन या इनमें से कोई भी एटम नहीं आया। हाइड्रोकार्बन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। तो क्या हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? आप यहाँ पे देखें CH4 और इसे वाटर, इसका हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो ये हाइड्रोजन देखें, एक साइड पे ऑक्सीजन दूसरे साइड पे ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ठीक हो गया। क्या अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं? अमोनिया एंड वाटर। तो आप देखें अमोनिया का हाइड्रोजन वाटर के ऑक्सीजन के साथ जोड़, आपने हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन को देखना है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। दोनों साइड पे देखें एटम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनमें से है ना। ये जरूरी नहीं कि दोनों साइड पे एक जैसे एटम हो, दोनों साइड पे हाइड्रोजन के इन तीनों में से कोई एटम होने चाहिए। इट मीन्स कि अमोनिया वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। स्टूडेंट मैंने आपको अभी जो भी रूल सिखाए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन के दोनों साइड पे इन एटम में से होना चाहिए। पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो हमारे रूल को फॉलो नहीं करेगी, और ये एक्सेप्शन कौन सी है? ये इन दो केमिकल के दरमियान है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हालांकि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखें जो मैंने आपको अभी सिखाया है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हाइड्रोजन की दोनों साइड पे देखें इन तीनों एटमों में से नहीं है, एक साइड पे ऑक्सीजन एक साइड पे कार्बन, लिहाजा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये एक्सेप्शन है, माइंड में रखिएगा, ये एक्सेप्शन आपने लाजमी याद रखनी है। इसके अलावा पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो हमारे इस रूल को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड डिस्कस करते हैं। तो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो हीट पर डिपेंड करती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गर्म करके हासिल होता है ना। तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स क्या होते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड्स अभी मैं आपको केमिकल बना के बता देता हूँ। चौथे ग्रुप के एलिमेंट मैंने लिखे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये केमिकल जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाएं तो ये बनते हैं जी हाइड्राइड, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कोवलेंट हाइड्राइड्स। हर ग्रुप डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मिलता है। पांचवा ग्रुप 3 हाइड्रोजन से मिलता है। छठा ग्रुप 2 हाइड्रोजन से मिलता है, H2O, H2S, H2SC एंड H2TE। सातवां ग्रुप 1 हाइड्रोजन से मिलता है। ये तमाम के तमाम हमने बना लिए कोवलेंट हाइड्राइड। तो हमने इनके बॉइलिंग पॉइंट देखने कि कैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। हम बात शुरू करते हैं जी चौथे ग्रुप से। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इनके बॉइलिंग पॉइंट जब यहाँ पे बनाए गए, वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है, एक्स एक्सिस पे पीरियड नंबर लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ऐसे पीरियड भी आप इनके बना सकते हैं। तो ये दूसरे पीरियड का है, ये तीसरे पीरियड का है, ये चौथे का, ये पांचवें का। तो
यहाँ पे CH4 SiH4 GeH4 SnH4 ये ग्राफ ऊपर की जानिब गया। ये है जी CH4, फिर आ गया SiH4, फिर आ गया GeH4 और फिर आ गया SnH4। ये दूसरे पीरियड का है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तीसरे पीरियड का है, चौथे का, ये 5 का, तो ये पीरियड नंबर है। अब आप देखें ग्राफ का ऊपर की जानिब जाना ये साबित कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। तो SnH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है CH4 से। भाई इसकी वजह क्या है, मैं ऐसे बना लेता हूँ, भाई SnH4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है GeH4 से, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है SiH4 से, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है CH4 से। CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप में पोलैरिटी तो है नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो पोलैरिटी की वजह से होती है या साइज की वजह से होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोलैरिटी की वजह से हो तो वो डाइपोल फोर्स भी हो सकती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज की वजह से हो तो वो लाजमी तौर पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। तो केमिकल में या तो पोलैरिटी हो या साइज उसका बड़ा हो तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही बॉइलिंग पॉइंट बड़ा करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अब आप देख लें CH4 का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब CH4 के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आएगी। जब CH4 आपस में ऐसे जुड़ेंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी भाई, क्योंकि उसका साइज भी थोड़ा है ना, उसमें पोलैरिटी भी नहीं है। लेकिन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने से क्या हुआ, लंदन फोर्सेस आई और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो SN4 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देख लें NH3 PH3 ASH3 SBH3। जब इसका ग्राफ बनाया गया तो इस अंदाज में आया, NH3 ऊपर, फिर PH3, फिर दोबारा ऊपर को बढ़ना शुरू हो गया, NH3 PH3 ASH3 एंड SBH3। तो यहाँ पे ग्राफ में थोड़ी चेंज क्यों आई, पहले वाले का ऊपर क्यों है और बाकियों का नीचे आके फिर दोबारा क्यों बढ़ रहा है? तो भी पहले वाला है NH3 में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, क्योंकि हमने कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ताल्लुक है। और बाकियों का फिर डाउन द ग्रुप इनका ग्राफ देखें तो दोबारा नीचे की जानिब क्यों बढ़ा, क्योंकि नीचे की जानिब साइज बढ़ा, साइज बढ़ने की वजह से दोबारा ज़्यादा हो गया। यही केस आप यहाँ पे देखें वाटर और बाकियों का मुआवजा करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ऊपर, बाकियों का फिर नीचे, H2O, H2S, H2SC एंड सो ऑन। तो इसकी वजह क्या, यही वजह वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकियों का फिर दोबारा ऊपर को क्यों जा रहा है, क्योंकि दोबारा ऊपर जाना साइज की वजह से। अब आप देखें HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और बाकियों का इसके मुकाबले में कम हो जाएगा, फिर दोबारा ऊपर को जाएगा। तो मैंने आपको सारे ग्राफ बता दिए। इसमें जो चेंज आया ना वो पहले 3 में आया, उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गए, और बाकी सेम ट्रेंड है, ऊपर से नीचे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे क्योंकि साइज बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है। CH4 का तो मैंने आपको बना दिया, या हम इसे इस अंदाज में बना लेते हैं ग्राफ के लिहाज से। CH4 का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, फिर SiH4, फिर GeH4 और फिर SnH4। ऐसे ही आप देख लें, ये हमने बना लिया ये वाला चौथा ग्रुप का ट्रेंड। पांचवें का बाद में बनाते हैं, पहले छठे का देख लें। छठे में क्या है, H2S, वाटर को भी नहीं डिस्कस करना, H2S, इसके मुकाबले में H2SC बढ़ जाएगा, इसके मुकाबले में H2TE बढ़ जाएगा। लेकिन भाई इनका तो नीचे की जानी बढ़ा साइज की वजह से, वाटर का इन सबसे ज़्यादा। भाई वाटर का इन सबसे ज़्यादा क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आप सातवें ग्रुप में देखें, पहले हम बनाते हैं यहाँ से HCl, उसके मुकाबले में HBr, उसके मुकाबले में HI,
लेकिन HF का सबसे ज़्यादा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पहले वालों का ज़्यादा और बाकियों का डाउन द ग्रुप बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें थोड़ी एक्सेप्शन है 5वें ग्रुप में, वो इसलिए मैंने बाद में बनाया। सबसे पहले तो PH3 ऐसे ही आप बनाएंगे। PH3 आपने बना लिया। PH3 के बाद आप बनाएंगे ASH3 ऐसे ही। ASH3 के बाद आता है अमोनिया। और अमोनिया के बाद आता है लास्ट वाला SBH3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या आया कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का HF का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सबसे एंड पे आया, लेकिन अमोनिया सबसे एंड पे नहीं आया क्योंकि SBH3 का साइज इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अमोनिया के मुकाबले में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, ये माइंड में रखिएगा। बाकी मैंने आपको ट्रेंड सिखा दिया है। जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जिनमें साइज बड़ा है नीचे वालों का, उनके बॉइलिंग पॉइंट अगेन ज़्यादा होंगे। एक और बात, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, वाटर में भी ज़्यादा होती है, अमोनिया में थोड़ी कम होती है, इसलिए अमोनिया का थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। SPH3 का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है अमोनिया के मुकाबले में। स्टूडेंट ये देखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट में ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HF के मुकाबले में, और HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अमोनिया के मुकाबले में। हालांकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ज़्यादा होती है फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में। तो फ्लोरीन का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लिहाजा फ्लोरीन वाले का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके उलट है। असल में ये बात नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे आ गई है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ बन जाते हैं। ये वाटर है तो ये कितनी जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से, यहाँ से, और इसके हाइड्रोजन भी नीचे ऑक्सीजन से बना रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद बहुत ज़्यादा है HF के मुकाबले में। यही वजह है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है HF के मुकाबले में। बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और एप्लीकेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस मैंने आपको डिस्कस करवा दी थी जब हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर। बाकी एप्लीकेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सोलबिलिटी वाली और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड, वो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंपाउंड वाली जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइस, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद।